नमस्कार दोस्तों। तैयार हो जाइए क्योंकि आज के इस विशेष विश्लेषण में हम भारत के सबसे पहले और शायद सबसे महान साम्राज्य की एक बेहद रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं। आज हमारी ये पूरी चर्चा पूरी तरह से हिंदी में होगी ताकि हम इस शानदार इतिहास की गहराई को बिल्कुल सही तरीके से महसूस कर सकें। तो आइए मिलकर उस सुनहरे दौर को जीते हैं जिसने हमारे देश का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इसमें सीधे गहराई से उतरते हैं। जरा इस शानदार नज़ारे को देखिए। ये एक ऐसे विशाल साम्राज्य का सवेरा था जो नंद वंश के पतन के बाद बड़ी ही नाटकीय ढंग से उभरा। आप सोचिए, छोटे छोटे राज्य टूट रहे थे और पहली बार पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक ही झंडे के नीचे आ रहा था। ये सच में किसी प्राचीन महाशक्ति की एक बेमिसाल और सिनेमाई शुरुआत थी। भाग 1 मौर्य साम्राज्य का उदय। अब जरा इन दो महान चेहरों को देखिए। एक तरफ हैं शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी तरफ हैं उनके कुशाग्र रणनीतिकार और गुरु चाणक्य। सच कहूं तो इन दोनों का गठबंधन उस समय का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन था। एक का अपार बाहुबल और दूसरे की तेज अचूक बुद्धि, बिल्कुल एक शानदार शतरंज के खेल की तरह। इसी जोड़ी ने इस नई सर्वोच्च शक्ति की नींव रखी थी। नंदों को हराने के बाद साम्राज्य रुका नहीं बल्कि पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ा। सेल्यूकस निकेटर के साथ उनकी संधि तो इतिहास की सबसे चतुर चालों में से एक थी। जरा कल्पना कीजिए, चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 युद्ध हाथी दिए और बदले में क्या मिला? आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने उनकी पश्चिमी सीमाओं को पूरी तरह से अभेद्य बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आकार लेता है। यहाँ 3 दिग्गजों का सफर है। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने एक बहुत ही मजबूत शुरुआत की। फिर 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार ने कमान संभाली और साम्राज्य को जोड़े रखा। और उसके बाद 268 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक का दौर आया। इन 3 पीढ़ियों ने मिलकर इस साम्राज्य की किस्मत लिख दी। भाग 2 अशोक और कलिंग युद्ध। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दूर दराज के हिस्सों में जो पत्थर के शिलालेख मिले हैं वो चीख चीख कर बताते हैं कि अशोक का शासन कितने विशाल पैमाने पर फैला हुआ था। ये सच में एक अखंड और असीम क्षेत्र था जिसे संभालना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस विशालता की कीमत बहुत भारी थी, बहुत ही भारी। कलिंग युद्ध का मंजर इतना भयानक था कि उसकी कल्पना करके ही रूह कांप जाती है। पूरे 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस युद्ध के अकल्पनीय विनाश और दर्द का एक जीता जागता सबूत है। कलिंग की इस गहरी और भयानक त्रासदी ने अशोक को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया, बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म का नियम लागू किया। ये कोई आम कानून नहीं था दोस्तों, ये एक नैतिक आचार संहिता थी जो पूरी तरह से अहिंसा, दया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान पर टिकी थी। इन 2 शब्दों के अंतर को समझिए। भैरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की वो डरावनी और खौफनाक आवाज जिसे रातों रात हमेशा के लिए धम्म घोष यानी नैतिक कर्तव्य की शांत पुकार से बदल दिया गया। अशोक ने दुनिया को दिखा दिया कि असली जीत हथियारों से नहीं बल्कि धर्म और मानवता के रास्ते पर चलकर मिलती है। भाग 3 चाणक्य का अर्थशास्त्र। अब आते हैं साम्राज्य के दिमाग पर। चाणक्य का अर्थशास्त्र ये महज एक किताब नहीं थी बल्कि एक पूरा मैनुअल था। इसमें प्रशासन, आर्थिक प्रबंधन, कूटनीति और सैन्य रणनीति पर इतने सटीक और व्यावहारिक निर्देश दिए गए हैं कि आज के आधुनिक लीडरशिप और मैनेजमेंट के बड़े बड़े सिद्धांत भी इसके सामने फीके लगते हैं। राज्य को कैसे चलाना है ये चाणक्य बहुत अच्छी तरह जानते थे। भाग 4 उत्कृष्ट प्रशासन और अर्थव्यवस्था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे राजा राज्य का ध्रुव तारा था, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता था। चाणक्य के अनुसार राजा सिर्फ शासक नहीं था बल्कि वो धर्म प्रवर्तक था, यानी समाज को सही दिशा दिखाने वाला और उसका सबसे बड़ा रक्षक। पूरी मशीनरी बस राजा के आदेशों पर चलती थी। और उनकी प्रशासनिक मशीनरी कमाल की थी। इसे ऐसे समझिए, सबसे ऊपर केंद्र में राजा, फिर जिलों के स्तर पर स्थानिक जो इलाके का 1/4 हिस्सा संभालते थे, और जमीनी स्तर पर गोप जो 5 से 10 गांवों की जिम्मेदारी उठाते थे। एकदम सटीक और सुलझी हुई व्यवस्था। इसी ढांचे की बदौलत इतना विशाल साम्राज्य बिना किसी बड़ी अड़चन के चलता रहा।
न्याय के मामले में भी वे बहुत आगे थे। उन्होंने दीवानी यानी सिविल मामलों के लिए धर्मस्थीय और आपराधिक मामलों के लिए कंटक शोधन अदालतें बना रखी थीं। और सबसे दिलचस्प बात, उनका न्याय सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि न्यायाधीश फैसला सुनाने से पहले अपराधी के धर्म, उसके व्यवहार और चरित्र को भी तौलते थे। ये बेहद आदर्शवादी सोच थी। चलिए अब पैसों की बात करते हैं। कृषि उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी और सरकारी जमीन से आने वाले टैक्स को सीता कहा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका फाइनेंस सिस्टम इतना आधुनिक था कि ब्याज दरें 15% यानी कि 15% पर फिक्स थीं। उनकी अपनी मुद्राएं थीं जैसे सुवर्ण और कारशापण। और हाँ, सूखे जैसे आपदा के समय राज्य अपने लोगों की पूरी मदद करता था। भाग 5 कला और ऐतिहासिक विरासत। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस काल में पहली बार पॉलिश किए गए पत्थर का जादू दिखा। पाटलिपुत्र का भव्य महल, धौली में चट्टान को काटकर बनाया गया विशाल हाथी, अशोक द्वारा बनवाए गए पूरे 84,000 स्तूप और वो प्रसिद्ध अशोक स्तंभ, ये वो शानदार निशान हैं जो आज भी हमारी भारतीय कला की धड़कन है। तो दोस्तों, जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा ठहर कर सोचिए, मौर्य साम्राज्य की इस शानदार प्रशासनिक नींव, उनकी बेजोड़ कला और अशोक के उस शांति और नैतिकता के संदेश के बिना क्या आज के आधुनिक भारत की पहचान और संस्कृति ऐसी ही होती? मुझे लगता है ये सवाल हमें इस महान युग को और भी करीब से खंगालने पर मजबूर कर देता है। इस ऐतिहासिक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।